आज 8 जून वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में हम ब्रेन ट्यूमर के संबंधित काफ़ी विषयों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। ब्रेन ट्यूमर एक तरीके की रसौली या गठान बोल सकते हैं जो ब्रेन के अंदर डेवलप होती है, या फिर आसपास के किसी बॉडी के किसी और ऑर्गन के अंदर अगर कैंसर है तो वहां से वो फैल के ब्रेन के अंदर पहुंच सकती है। तो ये जो गठान है ये ब्रेन के किसी भी हिस्से में जा सकती है या उधर डेवलप हो सकती है, और इसकी साइज एक छोटे से मटर के दाने से लेके एक बड़ा नींबू या एक बड़ा संतरा तक की भी साइज में ये गठान हो सकती है। तो ये ब्रेन ट्यूमर जो है इसके कितने प्रकार होते हैं? मूलभूत रूप से ब्रेन ट्यूमर के 2 प्रकार रहते हैं। एक होता है जो हम बोलते हैं बिनाइन ब्रेन ट्यूमर जो कि सादी गांठ, और एक होता है मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर जो कि कैंसर वाली गांठ। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजिकली जो हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो ब्रेन ट्यूमर के वैसे हिस्टोपैथोलॉजिकल ग्रेडिंग होते हैं जो कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आमतौर पे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर होते हैं, और ये ग्रेडिंग इस ट्यूमर की कितनी एग्रेसिवनेस है कि ये ऑपरेशन के बाद या निकालने के बाद ये वापस आ जाना या ये कितना जल्दी ग्रो करता है उसके बेसिस पे इनको हम ग्रेड करते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं। तो आमतौर पे ब्रेन ट्यूमर के लक्षण में हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, आमतौर पे ये अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा कॉमन रहता है, और वॉमिटिंग के एपिसोड के बाद हेडेक कई बार ठीक भी हो जाता है टेम्परेरीली और ये वापस होता है। तो इस तरीके का सिम्टम्स होना, या फिर बोलने में लड़खड़ाहट, हाथ हो या पैरों में कमज़ोरी आना, कान में कम सुनाई देना, या फिर आँखों की रोशनी कमज़ोर होना, ये सारे ही लक्षण ब्रेन ट्यूमर में देखे जा सकते हैं। कुछ मरीजों में बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि ज़्यादा गुस्सा आना, डिप्रेस लेना लंबे अरसे से, ये भी कुछ ब्रेन ट्यूमर्स के लक्षण होते हैं। गेट इम्बैलेंसेस, चलने में दिक्कत, ये भी कुछ रेयर ब्रेन ट्यूमर्स में देखे जाते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण है, स्पेसिफिकली न्यूरोसर्जन को एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस कैसे होगा? ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए मूलभूत रूप से 2 प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस है। जो कि मेन इन्वेस्टिगेशन होता है वो है एमआरआई ब्रेन विथ कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें दवाई डाल के, जो कि कॉन्ट्रास्ट डाल के एमआरआई किया जाता है, और इसमें ट्यूमर और सराउंडिंग ब्रेन दोनों ही हम अच्छे से उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। कुछ इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर जब पेशेंट अनकॉन्शियसनेस या खींच के दौरान पेशेंट आता है तो ऐसे में इमरजेंसी में सीटी स्कैन भी कर सकते हैं विथ कॉन्ट्रास्ट। इसमें भी हमें ब्रेन ट्यूमर का एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। अब ब्रेन ट्यूमर होने के क्या कारण हो सकते हैं? काफ़ी हद तक ब्रेन ट्यूमर्स के कारण इडियोपैथिक रहते हैं, मतलब कोई मूलभूत रूप से एग्जैक्ट कोई कारण नहीं पता चलता। लेकिन कुछ जेनेटिक कॉजेस जैसे कि कुछ जीन्स में या डीएनए के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो जाने से ब्रेन ट्यूमर होते हैं। दूसरे कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जिसमें शरीर पे दाने दाने लग जाते हैं, या स्टर्ज वेबर सिंड्रोम जिसमें कि हम देखते हैं कि सिर में एक रेड कलर का स्पॉट उस तरीके का होता है। तो इस तरीके के कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स में भी ब्रेन ट्यूमर का एसोसिएशन पाया गया है कि ऐसे मरीजों में ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, किसी मरीज़ के अंदर अगर बचपन में रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कुछ बच्चों में कभी कभी रेडियोथेरेपी लगती है, तो उनको अडल्टहुड में जब वो बड़े होते हैं तो ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ता है। तो रेडिएशन से भी ब्रेन ट्यूमर का एक जोखिम होता है। तो क्या दोस्तों, यदि किसी को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ तो क्या ये मान लिया जाए कि अब उसकी ज़िंदगी समाप्त हो गई? क्या उसकी ज़िंदगी अब वापस कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी? बिल्कुल गलत है। आज 2024 में ब्रेन ट्यूमर के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिसका ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट करने के बाद अपना नॉर्मल ज़िंदगी में अच्छे से वापसी हो पा रही है। तो आइए जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज कैसे होता है। ब्रेन ट्यूमर के इलाज के प्राइमरीली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, रेडियोथेरापी एंड कीमोथेरापी। ये सारे ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस ब्रेन ट्यूमर के इलाज में आज बहुत अच्छे से एडवांस हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें कि माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की,
तो पहले ये सर्जरी वर्ड सुनते से ही लोगों के जहन में ये आता है कि पूरा सिर चीर फाड़ के खोला जाएगा और इस तरीके से पूरा डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आज माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के दौर में सिर्फ जिस जगह पे ब्रेन ट्यूमर होता है सिर्फ उतना ही पार्ट का स्कल हम ओपन करते हैं और उतना ही एरिया एक्सेस किया जाता है, जिससे सराउंडिंग ब्रेन का डैमेज कम से कम हो और दूरबीन के द्वारा ब्रेन ट्यूमर को हम पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। ऑल्सो कई बार अगर कोई हाई ग्रेड का ट्यूमर है, पूरा माइक्रोस्कोपिकली निकालने के बाद भी हमें अगर डाउट है कि अंदर कोई ट्यूमर के कीटाणु रह गए हो, तो उसको हम रेडिएशन दे के भी जला सकते हैं, जिससे हम कंप्लीटली ट्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक है। दूसरा एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो कि पिट्यूटरी या एंटीरियर स्कल बेस्ड ट्यूमर्स में है, वो उसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी। तो दोस्तों बिना स्कल ओपन किए हम नोज के द्वारा जाके हम ब्रेन ट्यूमर को पूरा रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना स्कल खोले, बिना किसी चीरे के हम आज ब्रेन ट्यूमर निकाल सकते हैं। और काफ़ी हद तक पिट्यूटरी ब्रेन ट्यूमर्स जो कि नज़र की कमज़ोरी के साथ पेशेंट्स आते हैं, इन ट्यूमर्स को पूरा नोज के थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू हम पूरी तरीके से इनको निकाल सकते हैं और ये पेशेंट्स विदिन 15 डेज अपने नॉर्मल ज़िंदगी में पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से एक और जो जैसे मैंने बताया स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, कुछ ट्यूमर्स जो कि काफ़ी छोटे रहते हैं और रेडियो सेंसिटिव रहते हैं, ऐसे ट्यूमर्स में अब लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें रेडिएशन का एक फोकस्ड बीम, जैसे लेज़र होता है ऐसे एक फोकस्ड लेज़र का बीम उस ट्यूमर को के ऊपर हम डाल के उसको जला सकते हैं। तो इसमें भी बिना ऑपरेशन के ही हम इस ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी भी बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी, जिनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रेडिएशन के सोर्सेस होते हैं उनके बेसिस पे ये होती है। लेकिन इस टेक्निक से हम बिना ऑपरेशन के भी ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर सकते हैं। दूसरा ऑफ फ्रंट रेडियोथेरेपी, कुछ ऐसे ब्रेन ट्यूमर्स जैसे कि ब्रेन स्टेम ग्लायोमास जिनमें ऑपरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और नॉर्मल नसों के भीतर से ही ब्रेन ट्यूमर ओरिजिनेट होता है, तो अगर हम उनको निकाल दें तो नॉर्मल नसें भी चली जाए और पेशेंट कोमा की सिचुएशन में जा सकता है। तो ऐसे केसेस में जिसमें ऑपरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, हम डायरेक्ट रेडियोथेरेपी देके भी ये इलाज करके उस ट्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं। कीमोथेरेपी भी आजकल ब्रेन ट्यूमर्स के अंदर ओरल आती है, जिसमें सिर्फ टैबलेट्स लेनी होती है कई बार, तो जो कीमो के जो हेवी इंजेक्शंस होते हैं वो भी हम स्किप कर सकते हैं। तो ये सभी तरीके के इलाज ब्रेन ट्यूमर्स में आज संभव है और पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं। HCG बीइंग अ ऑन्कोसेंट्रिक इंस्टीट्यूशन जो कि एक ग्लोबल लीडर है ऑल ओवर कंट्री के अंदर, ये सारी स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है। यहाँ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, इस तरीके के सारे ही विभाग बहुत ही अच्छे और वेल डेवलप्ड है। तो इस कारण ओवरऑल पेशेंट का आउटकम काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद कुछ नसें परमानेंटली डैमेज हो गई और उसके कारण पेशेंट को अभी भी फेस टेढ़ा है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि चलने में थोड़ी दिक्कत है, हाथ में पैर में कमजोरी है। तो ये अक्सर एक कॉमन सिचुएशन आती है। जी हाँ, ये काफ़ी हद तक ठीक है। काफ़ी ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशंस में कुछ ना कुछ डेफिसिट्स भी रह सकते हैं, लेकिन अब जो न्यू टेक्निक्स है या न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे कि न्यूरो मॉनिटरिंग, जैसे कि फेशियल नर्व मॉनिटरिंग, जिसमें हम अगर कोई ट्यूमर फेस की नसों के साथ चिपका हुआ है तो हम फेस की नस का मॉनिटरिंग ऑपरेशन के दौरान कंटिन्यूस करते रहें, जिससे कि ट्यूमर ही रिमूव हो और वो आसपास की नस बिल्कुल डैमेज ना हो। तो इस टेक्निक से हम ये डेफिसिट्स को कम कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है या स्पाइन के अंदर ट्यूमर है जो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है, तो उसको भी हम न्यूरो मॉनिटरिंग से अगर करें तो इसमें हम आसपास की नसों का डैमेज बहुत कम कर सकते हैं और जस्ट ट्यूमर को ही रिमूव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से ये जो डेफिसिट्स और जो ऑपरेशन के बाद की जो डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं, इनको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं।